अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शॉर्ट फॉर्म में इसको ईटीसी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। यानी चाहे तो इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा हो, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के हवाले से। आधो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस के अंदर भी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक कैरियर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और उसको फिर ट्रांसफर करता है अगले कैरियर की तरफ। तो ये बैक वक्त रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इस एक ही साइकिल के अंदर जो है वो चल रही होती है। इसी एक ही चेन के अंदर रिडक्शन भी हो रही होती है और ऑक्सीडेशन भी चल रही होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं और फ्रॉम रिड्यूस्ड को एंजाइम क्यू, इसके अंदर को एंजाइम क्यू और इसके साथ एक सीरीज चल रही है, एक लंबी जो है ना वो चेन है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स की। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुंचते हैं, इनको रिसीव करने वाला जो रिसीवर मॉलिक्यूल होता है, फाइनल रिसीवर मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन अटैच हो जाता है किसी साथ, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच होकर ये फॉर्मेशन कर देता है वाटर मॉलिक्यूल की। यानी रेस्पिरेशन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होना है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं इन अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तो उसके नतीजे में ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सीरीज ऑफ कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी मैंने जैसे कहा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसके अंदर सीरीज ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल है और इनके नतीजे में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के रिएक्शन चल रहे होते हैं। एक्चुअली हम अगर इसमें रिडक्शन को लें तो रिडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है। और अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन की रिमूवल है, इलेक्ट्रॉन की इसमें रिमूवल है। सो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एनर्जी को ड्यूरिंग दिस कैरियर टू कैरियर ट्रांसपोर्ट। यानी अब जब इस सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल ने कैरी किए, उसने अगले को दिए, उसने अगले को दिए, तो जब ये कैरियर टू कैरियर ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते हैं और यही एनर्जी यूज होती है केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर, जो कि कपल्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। दोनों तरह के रिएक्शन इसमें चल रहे हैं। एटीपी की सिंथेसिस होती है इस प्रोसेस के दौरान, एटीपी भी प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि ये केमियोस्मोसिस जो कि कह लीजिए यहाँ पे रेस्पिरेशन के दौरान कहाँ हो रही है, ये हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस केमियोस्मोसिस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस की जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं वहां पे हो रही होती है केमियोस्मोसिस, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर या रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां कपलिंग रिएक्शन हो रहा होता है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों बैक वक्त मूव कर रहे होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। यानी मेनली हम यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन ले रहे हैं, चाहे NADH का मॉलिक्यूल हो चाहे FADH2 का मॉलिक्यूल हो। तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले हमने क्रेब्स साइकिल लिया। क्रेब्स साइकिल के जो फाइनल प्रोडक्ट्स थे उनमें एटीपी की प्रोडक्शन भी थी, उसमें NADH की फॉर्मेशन भी थी और FADH2 की फॉर्मेशन भी थी। अब चाहे तो वहां पे इसमें NADH का मॉलिक्यूल हो चाहे FADH2 का मॉलिक्यूल हो, इनकी ऑक्सीडेशन होनी है इलेक्ट्रॉन के पाथवे के अंदर। अगर हम देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसके कैरियर मॉलिक्यूल ये बिल्ट इन हैं, लगे हुए हैं, मौजूद है कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम कंसीडर करें तो आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स जो है ना वो पाई जाती हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसके लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और वो एक से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैरी होते होते फाइनली कहाँ तक जो है वो पहुंचते हैं, ऑक्सीजन के पास जाते हैं और जिसको कन्वर्ट कर देते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर।
स्टार्ट लेंगे हम इसमें NADH का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोएंजाइम Q को। यहाँ पे हम ये देखेंगे NADH का मॉलिक्यूल है, NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और इस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, कोएंजाइम Q के पास आ रहे हैं। और अगर इसमें साथ में ये हो कि FADH2 का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा हो, तो इसने भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाना है, इसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं कोएंजाइम Q को। अच्छा, अब कोएंजाइम Q के पास जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि ये आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रिड्यूस्ड कोएंजाइम Q ट्रांसपोर्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन को और कहाँ भेज देगा, साइटोक्रोम B के पास। पहले ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर जब इसने इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करने हैं तो इसको ये रिड्यूस कर देगा, खुद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इन टर्न साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन मूव करके आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन B ने भी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास नहीं रखना, चूंकि वो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरी होकर कहाँ पे आ जाएंगे, साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम B खुद अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और साइटोक्रोम C को क्या कर देगा, रिड्यूस। साइटोक्रोम C ने भी इलेक्ट्रॉन को कैरी किया है, खुद ये क्या किस कंडीशन में जो है ना वो चला गया, ये रिड्यूस जो है ना वो हो गया। और अब नेक्स्ट इसने क्या करना है, इसने इलेक्ट्रॉन को फर्दर डोनेट जो है वो करना है और फाइनली साइटोक्रोम जो A और A3, ये इसको साइटोक्रोम एक कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर दो हैं, साइटोक्रोम A है और साइटोक्रोम A3 है। इनमें से इलेक्ट्रॉन मूव करके जब आते हैं तो साथ में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, साथ में H+ आयन की एडिशन हो रही है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन का, ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इसकी कन्वर्जन होती है। और इस सारे प्रोसेस के दौरान जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की ये सीरीज है, इस दौरान जो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एनर्जी को रिलीज करते हैं और यही एनर्जी यूज होती है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है एटीपी की। सो एटीपी की फॉर्मेशन हम आगे अगले प्रोसेस के अंदर लेंगे। एटीपी की प्रोडक्शन केमियोस्मोसिस का प्रोसेस है और उसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे। इसके अंदर अब जस्ट हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की और पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन की। रिड्यूस कोएंजाइम Q ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B इन टर्न ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C के पास और साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और A3, जिससे फाइनली ऑक्सीजन को रिसीव होते हैं ये इलेक्ट्रॉन और साथ में हाइड्रोजन की एडिशन से एक इसमें वाटर मॉलिक्यूल बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, इलेक्ट्रॉन रिसीव हो जाते हैं। ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, यानी अगर हम इसको इस तरह से जो है ना वो देखें तो ये लोअर एनर्जी स्टेट है और ये हायर एनर्जी स्टेट है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ, यूं बल्कि हमें इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहे हैं तो इन्होंने क्या करना है, एनर्जी को रिलीज करना है और एनर्जी को रिलीज करके एटीपी की सिंथेसिस करनी है, जिसको हम केमियोस्मोसिस के अंदर फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके अंदर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे और इलेक्ट्रॉन को फर्दर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर को डोनेट करते जाएंगे, जिसके नतीजे में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस साइड बाय साइड चलता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी साथ साथ चल रही होती है। और इसके बॉटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बॉटम पे वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को फाइनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिसीव कर लेता है और इसको फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। NADH और FADH2 ये ऑक्सीडाइज होते हैं और इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एंजाइम Q के पास आ जाते हैं और को एंजाइम Q रिड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट डोनेट करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम B को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। अब साइटोक्रोम B की रिडक्शन हो चुकी है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम C को, यानी इलेक्ट्रॉन इसने आगे डोनेट कर देना है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हुए
चलते जाएंगे। साइटोक्रोम सी के पास आ चुके हैं। साइटोक्रोम सी ने साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए ने A3 के, इन दोनों को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बी कहा, ए कॉम्प्लेक्स बी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन का इसमें मॉलिक्यूल है। इस ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो हाइड्रोजन इसमें एड अप होते हैं और ये फाइनल वाइटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देता है। एनर्जी की बात करें तो हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती जा रही है। सो अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होते हुए क्या होता है, जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी रिलीज करते जाएंगे। जब ये एनर्जी रिलीज होती जाएगी तो एनर्जी रिलीज होते हुए यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होगी अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको केमियोस्मोसिस कहते हैं। इसको फर्दर लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ जो है वो चल रही है। तमाम इसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस भी होते हैं। पहले रिडक्शन होती है, देन इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, नेक्स्ट कैरियर को डोनेट करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। काम इसका क्या है, एटीपी की प्रोडक्शन करना, केमियोस्मोसिस करवाना, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एटीपी की सिंथेसिस होगी। एटीपी की सिंथेसिस किस तरह से होती है, एटीपी की सिंथेसिस का जो अमल है इसको केमियोस्मोसिस कहा जाता है। केमियोस्मोसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो फॉर्मेशन करेगी एटीपी की, और जो एटीपी बनेगी यही एटीपी यूज होगी और H+ आयन को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगी, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाएगा हाइड्रोजन आयंस को। तो हाइड्रोजन आयंस को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजना क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज करती है। इस एटीपी को कौन बना रहा है, इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी से ये एटीपी बनते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये चीज हमने लेनी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ मेम्ब्रेन, और ये फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह होती है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर मूवमेंट होनी है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, मैट्रिक्स से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो मैट्रिक्स है यहाँ से हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे और इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आएंगे। और किस तरह से आएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएंगे, एक्टिवली इनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। सो मैट्रिक्स से निकलकर ये इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस थी यहाँ पे अकोमोलेट होते जाएंगे। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर क्या आ गया, हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया, यहाँ पे एक काफी ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है H+ आयन का, यानी इसकी कंसंट्रेशन काफी हाई हो जाती है। अब इस हाई कंसंट्रेशन से H+ आयन खुद ही डिफ्यूज होकर जाना शुरू हो जाते हैं, कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। अब जब ये मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जाते हुए इन्होंने एक स्पेशल प्रोटीन में से गुजरना है और इस प्रोटीन का नाम क्या है, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज ना सिर्फ H+ आयन को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ना सिर्फ ये मूव करवाता है, बल्कि इस मूवमेंट के दौरान एक और काम भी होता है और वो है एटीपी की सिंथेसिस। एटीपी यहाँ पे बनता है, एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन आयन को मूव करवाएगा, एटीपी की फॉर्मेशन करवाएगा और यहाँ पे एटीपी का बनने का जो प्रोसेस था उसको इनिशिएट करने के लिए या तो NADH मॉलिक्यूल यूज होता है या फिर FADH2 का मॉलिक्यूल यूज होता है। अगर तो NADH2 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो ये फॉर्मेशन करेगा 3 ATP, यानी एक NADH2 3 ATP के बराबर एनर्जी रखता है, जबकि एक FADH2 2 ATP के बराबर एनर्जी रखता है। और फाइनल स्टेप पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन अब पहले इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्टिवली मूव करने के बाद डिफ्यूज हुए और डिफ्यूज होकर कहाँ पे आ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आने के बाद ये हाइड्रोजन आयन के साथ
दो इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में एक आधा कह लीजिए कि इसमें एक कह लें इसमें एटम, या फिर आधा जो है ना वो मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का, वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पे सिंथेसिस होती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है केमियोस्मोसिस का कंप्लीट होता है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम इसको समझेंगे। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो सारा मटेरियल है जहां पे पड़ा हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी को, इन मेम्ब्रेन्स को हमने खोल के यहाँ पे दिखाया है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है सारा, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और यहाँ पे क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। अब ये सारा मैकेनिज्म या सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये बिल्ट होते हैं, ये कह लें कि स्ट्रक्चर के अंदर ही बने हुए होते हैं, अंदर ही लगे हुए होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से H+ आयन की मूवमेंट कहाँ पे होगी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये मूवमेंट होनी है। एक NADH मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है, दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से रिलीज होने वाली एनर्जी H+ आयन को क्या करती है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती जाती है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ऐसे ही FADH2 अगर ऑक्सीडाइज होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन इससे भी, और NADH अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इससे भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं, कोएंजाइम Q के पास आते हैं, जो कि रिड्यूस्ड हो जाता है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम Q अब इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि उनको फर्दर ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B के पास, और साइटोक्रोम B इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के बाद खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और अगले मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। अच्छा जी, अब ऑक्सीडेशन हो गई इनकी, साइटोक्रोम बी जब ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट डोनेट कर देगा साइटोक्रोम सी के पास, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे थे तो H+ आयन यहाँ से फिर जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है यहाँ से निकल कर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए। साइटोक्रोम सी से भी ऐसे ही, और साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन गुजरते हुए फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के पास ये आते हैं, और ऑक्सीजन एटम इनको रिसीव करने के बाद फॉर्मेशन करता है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की। ये जितने हमारे पास H+ आयन हैं ये सारे कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे होने वाले ये इस ग्रेडियंट ने, H+ ग्रेडियंट ने अब डिफ्यूज होना है। पहले ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुई थी, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ गए थे, अब ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हुए किस में से गुजरेंगे, एटीपी सिंथेज में से गुजरेंगे। जब ये एटीपी सिंथेज में से गुजरेंगे तो एटीपी की सिंथेसिस होगी, और कितने एटीपी बनेंगे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव किए थे। अगर NADH की ऑक्सीडेशन हुई थी तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रखते हैं, तो ये 3 एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। अगर तो NADH2 से इलेक्ट्रॉन 2 निकले थे तो फाइनल यहाँ पे जाके कितने एटीपी बनने हैं, 3 एटीपी बनने हैं। और अगर तो ये FADH2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिलेटिवली लेस एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए इसके नतीजे में, इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में कितने एटीपी फाइनल बनेंगे, 2 एटीपी की सिंथेसिस होगी। डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H+ आयन की मूवमेंट के दौरान ये जो एटीपी की सिंथेसिस होती है, इस अमल को कहा जाता है केमियोस्मोसिस। और केमियोस्मोसिस ना सिर्फ यहाँ पे रेस्पिरेशन के अंदर होती है, बल्कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान भी होगी। फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली केमियोस्मोसिस को कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही होती है, जबकि रेस्पिरेशन में होने वाली फोटोफॉस्फोराइलेशन या केमियोस्मोसिस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। सो इस तरह से ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जो अमल है, इसका लास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कंप्लीट होता है, और केमियोस्मोसिस के नतीजे में एटीपी की फॉर्मेशन होती है।